13 जनवरी 2006 अर्जेंटीना। पुलिस को खबर मिली कि 5 चोर बैंक को लूट रहे हैं, लेकिन चोरों का प्लान पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया और अब 5 ही चोर बैंक में फंस गए थे। चोरों के पास बंदूकें थी और उन्होंने 23 बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। दूसरी तरफ लगभग 300 पुलिस ऑफिसर ने चोरों को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अगर पुलिस छोटी सी भी गलती करते तो बात 23 लोगों की जान पे आ सकती थी। इसलिए पुलिस ने बुलाई थी अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप। फाल्कन ग्रुप के कुछ कमांडो बैंक की छत पे चढ़ जाते हैं और स्नाइपर्स दूसरे बिल्डिंग से जो चोर दिख सकते हैं उनके ऊपर निशाना साधा। पुलिस अपना मिशन शुरू करने ही वाले थे, लेकिन तभी पुलिस से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। एक चोर फाल्कन ग्रुप के कुछ कमांडो को देख लेता है और गुस्से में चोर पुलिस को फोन पे कहता है, अगर आपने फाल्कन ग्रुप को बैंक की छत से नीचे नहीं उतारा तो मैं बैंक के कर्मचारियों को एक के बाद एक मारना शुरू कर दूंगा। ये सारा कार्यक्रम लाइव टीवी पे चल रहा था और पूरा अर्जेंटीना इसको देख रहा था। अगर मुठभेड़ में कोई मर जाता तो सारी जिम्मेवारी पुलिस पे आ सकती थी। इसीलिए फाल्कन कमांडो को बैंक की छत से नीचे उतरना पड़ा, लेकिन चोरों ने फाल्कन ग्रुप के स्नाइपर्स को देखा ही नहीं। अचानक चोर एक अजीब सी डिमांड करते हैं। वो पुलिस को कहते हैं कि हमें 5 पिज्जा ला के दे दो। 5 पिज्जा, और वो भी बैंक रॉबरी के बीच। कहीं जेल में जाने से पहले चोर कुछ अच्छा खाना ना चाहते हो, ये सोच के पुलिस पिज्जा लेने चली गई। लेकिन जब पुलिस पिज्जा लेके वापस आ गई तब चोर फोन ही नहीं उठा रहे थे। क्या जेल में जाने से पहले चोरों ने किसी की जान ना ले ली? ये सोच के फाल्कन कमांडो बैंक का दरवाजा तोड़ के बैंक के अंदर घुस गए और बिना समय गवाए एक के बाद एक बैंक के कर्मचारियों को बैंक से बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पुलिस को नहीं पता था कि बैंक का कर्मचारी कौन है और चोर कौन। और पूरी बैंक छानने के बाद उनको एक कोने में सिर्फ चोरों की बंदूकें मिलती है और चोर बैंक से गायब हो चुके थे। क्या जिन बैंक के कर्मचारियों को पुलिस ने बाहर निकाला, क्या उनमें से कोई चोर था? अगर नहीं तो चोर गायब कहाँ हो गए? ये जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2001 दिसंबर, जब रातों रात लोगों के पैसे उनकी बैंक में से गायब हो गए, क्योंकि अर्जेंटीना अपने इतिहास की सबसे बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ने लोगों का जीना हराम कर दिया था और इसी वजह से वहां के लोगों ने अपना सारा पैसा बैंक से निकालना शुरू कर दिया और इससे अर्जेंटीना की बैंक्स कंगाल होने लगी। लेकिन अपने इकोनॉमी को ठीक करने के बजाय वहां की गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली जिससे पूरे अर्जेंटीना में दंगे शुरू हो गए, द कोरालितो। इस पॉलिसी के तहत अर्जेंटीना का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से 250 पैसों के ऊपर नहीं निकाल सकता था। मतलब लोगों के खुद के पैसे बैंक ने उनको देने से ही मना कर दिया। लेकिन इससे लोगों का बैंक पर से भरोसा ही उड़ गया और इकोनॉमी और भी नीचे गिर गई और पैसों की वैल्यू बैंक में बड़े बड़े रद्दी के बराबर हो गई। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई खो दी। जहाँ पे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए, रास्ते पे उतरकर दंगे भी किए, वहीं पर कुछ लोगों ने बैंक से बदला लेने का तय किया। बैंक को लूटना एक कला होती है, ये कहना था इस पूरे बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड फर्नांडो अराउहो का। और सितंबर 2004 में उसने बैंक रॉबरी की प्लानिंग शुरू कर दी। उसका टारगेट था आकासुसो शहर की द रियो बैंक। सबसे पहले फर्नांडो अपनी खबरी से बैंक की पूरी जानकारी निकालना शुरू कर देता है। दरअसल बैंक को 2 तरीके से लूटा जा सकता है। पहला रास्ता तो जब बैंक बंद हो, यानी कि रात को, और अगर रात को बैंक लूटनी है तो वो सुरंग खोद के ही लूटनी पड़ेगी। इसीलिए फर्नांडो सुरंग खोदने की प्लानिंग शुरू कर देता है। पहली बात तो उसको बैंक के पास ही एक घर खरीदना पड़ेगा और उस घर से एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लॉकर्स बैंक के बेसमेंट में थे। लेकिन इससे पहले फर्नांडो ने एक गड्ढा भी नहीं खोदा था, तो सुरंग खोदना तो दूर की बात, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुरंग बनाते बनाते वो बीच में ही ढह जाए। इसीलिए वो बैंक के यहाँ जमीन का मुआवना करने चला गया। वो बैंक के सामने खड़ा रह के कैसे सुरंग खोदी जाए ये सोच ही रहा था। लेकिन तभी उसको एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उसके पैरों के नीचे एक मेटल की प्लेट थी। ये क्या चीज है, ये जानने के लिए वो उस मेटल की प्लेट को फॉलो करने लगा और उसको दिखाई दिया कि हर 10 मीटर के अंतराल पे वो मेटल की प्लेट्स बिछाए गए थे और लगभग बैंक से 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसके सामने एक नदी थी। मतलब ये मेटल की प्लेट्स तो एक मैनहोल थे जो कि नाले में जाने के लिए बनाए गए थे। इसका मतलब बैंक के नीचे पहले ही एक बहुत बड़ा नाला है। फर्नांडो बिना कोई समय गवाए नाले के अंदर चला जाता है और थोड़ा अंदर जाते ही उसको पता लग गया था कि वो नाले के अंदर से बैंक तक सुरंग खोद सकता है। लेकिन अब क्या,
नाले में तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो नाले के अंदर से बैंक तक सुरंग कैसे खोदी जाए, क्योंकि उसके लिए तो मेजरमेंट लेनी पड़ेगी, और मेजरमेंट लेते वक्त अगर आते जाते लोगों ने देख लिया तो चोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए फर्नांडो एक अजीब सी तकनीक का इस्तेमाल करता है। अगले दिन वो बैंक के सबसे नजदीक वाले मैनहोल के यहाँ साइकिल लेके चला गया। फिर एक मीटर टेप में छोटा सा हुक लगा के चुपके से मैनहोल के अंदर डालता है। फिर साइकिल से मैनहोल से लेके बैंक तक साइकिल का टायर कितनी बार घूमेगा ये गिनता है, क्योंकि साइकिल के टायर का सरकमफरेंस कितने मीटर है और साइकिल का टायर मैनहोल से लेके बैंक तक कितनी बार घूमेगा, इससे मैनहोल से लेके बैंक तक का डिस्टेंस पता किया जा सकता है। आखिर में नाले के अंदर जाके वो मीटर टेप कहाँ पे है उसका पता लगाता है। इसी वजह से अब फर्नांडो के पास बैंक से लेके मैनहोल और मैनहोल से लेके नाला इसकी मेजरमेंट मिल चुकी थी। ऊपर से फर्नांडो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो कोटेंजेंट फॉर्मूला उन्होंने स्कूल में सीखा था उसका इस्तेमाल वो बैंक की चोरी करते वक्त करने वाला है, क्योंकि कोटेंजेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके नाले से लेके बैंक तक किस एंगल पे और कितने मीटर सुरंग खोदनी पड़ेगी इसका पता कर लिया। लेकिन सुरंग खोदने का प्लान करना एक बात थी और बैंक तक सुरंग खोदना दूसरा चैलेंज, क्योंकि फर्नांडो जब फावड़े की मदद से सुरंग खोदने लगा तब एक बोतल जितनी साइज खोदने में ही कई घंटे निकल गए। तो फावड़ा और कुदल की मदद से ये काम लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने अपनी गाड़ी बेच के एक जनरेटर और न्यूमेरिक ड्रिल खरीद लिया ताकि सुरंग खोदने में आसानी हो। लेकिन इतनी महंगी मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से कुछ ही दिन बाद उसके पैसे खत्म होने लगे। उसको पता लग चुका था कि ये काम उसके बस का नहीं है, इसलिए अब टाइम था गैंग को बड़ा करने का। फर्नांडो पहले तो अपने स्कूल के दोस्त सेबास्टियन बोल्स्टर, जो कि एक इंजीनियर था, उसको गैंग में शामिल करता है। उसके बाद डॉक, मारियो और बेतो को भी शामिल करता है, जो कि पहले से ही मंजे हुए क्रिमिनल्स थे। अब ये खेल बहुत ही बड़ा हो चुका था, जहाँ पे ये एक छोटी मोटी चोरी हो सकती थी, लेकिन अब ये एक बहुत ही बड़ी बैंक रॉबरी होने वाली थी। आने वाले कुछ महीनों में सारे चोर मिलके सुरंग खोदने लगे। ऊपर से 5 ही चोर एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती तो वो आपस में मिलकर सॉल्व करते। ये काम लगभग 1 साल तक चलता रहा और उसमें ना जाने कितने लोगों ने इन चोरों को सुरंग में आते जाते देखा होगा। लेकिन ऐसे ही काम करते वक्त एक दिन जमीन बहुत ही हार्ड हो जाती है। उनको पता लग गया था कि अब उनके सामने दीवार थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि दीवार के उस पार क्या है, क्योंकि अगर उनका कैलकुलेशन थोड़ा भी गलत हो गया तो वो गलती से बैंक लूटने की जगह पड़ोस वाले घर के बेसमेंट में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तो प्रॉब्लम की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स होते हैं। अगर चोरों ने थोड़ी सी भी हलचल की तो अलार्म बजता और कुछ ही मिनट में पुलिस वहां पे आ जाती, तो उसको कैसे बंद करे। इसीलिए चोर एक स्पेशल सूट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे मोशन सेंसर्स एक्टिवेट ना हो। लेकिन उनके सारे प्लान की धज्जियां तो तब उड़ गई जब उनको पता चला कि सारे लॉकर्स एक बहुत ही बड़े तिजोरी के अंदर होते हैं और बैंक बंद होने के बाद तिजोरी भी बंद कर देते हैं। तो तिजोरी कैसे खोले? एक के बाद एक दिक्कतें आ रही थी। इसलिए रात को बैंक लूटने का उनका ये आइडिया पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और अब बैंक लूटने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और वो था जब बैंक खुली हो, यानी कि दिन दहाड़े बंदूकों के साथ बैंक में घुसना और सारे बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना के पुलिस आने से पहले तिजोरी लूट के भाग जाना। लेकिन यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि बैंक के कर्मचारी के पास कोई ना कोई बटन रहता है जिसको दबाते ही कुछ ही मिनट में पुलिस वहां पे आ जाएगी। तो उनको कुछ ही सेकंड में पूरी की पूरी बैंक पर कब्जा करना था। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन लॉकर को खोलने में 2 चाबी लगती है। एक चाबी बैंक के कर्मचारी के पास होती है और दूसरी चाबी लॉकर के मालिक के पास होती है। यानी कि बैंक का कर्मचारी भी बैंक के लॉकर्स को नहीं खोल सकता था और सारे लॉकर्स तोड़ने में कई घंटे लग जाते। तो आप क्या करें? उनको लगने लगा कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जितना पैसा और टाइम लगाया था वो सारा बेकार हो गया। फर्नांडो इसके बारे में दिन रात सोचता रहा और कहता रहा शायद ये नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन आशा की किरण जागी और उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ गया जो कि चोरी के इतिहास में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसीलिए फर्नांडो नजदीक के साइबर कैफे में चला गया, ये जानने के लिए कि किसी ने इस टाइप की चोरी पहले भी की है या नहीं। उसका प्लान था कि क्या होगा अगर दोनों ही प्लान को आपस में जोड़ दिया जाए। मतलब दिन दहाड़े जब बैंक चालू हो तब बैंक में बंदूकों के सहारे घुस जाना और सारे लोगों को बंदी बनाकर बैंक को लूटना।
और जब पुलिस आ जाएगी तब सुरंग का इस्तेमाल करना, बैंक के अंदर आने के लिए नहीं बल्कि बैंक से बाहर जाने के लिए। प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन फर्नांडो नहीं चाहता था कि बैंक रॉबरी में बंदूकों का इस्तेमाल हो। इसलिए चोर एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेते हैं, ऐसा रिस्क जहाँ पे गलती करना मतलब मौत से टक्कर। वो तय करते हैं कि वो बंदूकों की जगह खिलौने की बंदूकों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर चोरों के हाथों गलती से भी गोली चल गई तो लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देंगे। तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि चोरों के पास बंदूकें थी भी या नहीं। ऊपर से वो और 2 दोस्तों को अपनी गैंग में शामिल करते हैं ताकि चोरी करने में और भी आसानी हो। चोरों ने सारी प्लानिंग पूरी सतर्कता के साथ की थी, इसी वजह से उनको अपनी प्लान पर पूरा विश्वास था और ये दुनिया की ग्रेटेस्ट रॉबरी बन सकती थी अगर चोर एक छोटी सी गलती नहीं करते। और 13 जनवरी 2006 को लगभग 500 दिन की प्लानिंग और 350 दिन की मेहनत के बाद चोर इस प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे सेबास्टियन द इंजीनियर नाले में से सुरंग के अंदर जाता है और दीवार के यहाँ बाकी चोरों का इंतजार करता है। अब बाकी चोर चुराई हुई गाड़ी लेके बैंक के यहाँ पहुंच गए। आगे बेतो और डॉग था और पीछे की गाड़ी में फर्नांडो अकेला बैंक के बाहर गाड़ी में ही बैठा रहा। पहले बेतो और डॉग बैंक के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत ही उनको सीसीटीवी की मदद से देख लिया और चोर बैंक में आने के कुछ ही सेकंड बाद अलार्म बज जाता है। अब पीछे नहीं मुड़ सकते थे। बेतो और डॉग बंदूकें दिखा के बैंक के कर्मचारियों को जमीन पे लेटने को कहा। दूसरी तरफ बैंक के पीछे के दरवाजे से मारियो और उसका दोस्त लुइस गाड़ी में आते हैं। फिर गाड़ी पार्किंग में लगाकर बैंक के अंदर बेटो और डॉग का साथ देने चले गए। अब बारी थी फर्नांडो की। वो गाड़ी से उठकर बैंक के अंदर चला जाता है, लेकिन उसने गाड़ी के इंडिकेटर चालू ही रखा ताकि पुलिस को लगे कि चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब फर्नांडो ने जैसा प्लान किया था हर चोर वैसे ही काम कर रहा था। अब बारी थी नेक्स्ट स्टेज की। अब मारियो और बेतो एक बंधक को लेके बेसमेंट में आ गए, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का रूम था और गार्ड के पास असली गन थी। इसलिए दरवाजे की कांच की खिड़की से मारियो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके सामने चोर बेसमेंट की दीवार नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए बेतो बंधक को जोर से दरवाजे पे पटकता है और मारियो कहता है, मैं अभी जेल से बाहर आया हूँ और मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो चुपचाप बाहर आ जाओ। गार्ड को नहीं पता था कि चोरों के पास खिलौने की बंदूकें हैं, इसलिए गार्ड कहता है, मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन बैंक के कर्मचारी को कुछ मत करो। गार्ड रूम का दरवाजा खोलता है और अपने आप को चोरों के हाथों सरेंडर करता है, लेकिन चोर गार्ड को लेके गेट के पास आ गए और उसका फोन लेके उसको बैंक से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि उसकी बंदूक भी उसको वापस दे दी। तब तक पुलिस वहाँ पे आ गई थी और उन्होंने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था। इसीलिए चोरों ने बेसमेंट के सारे कैमरे बंद करवा दिए और चोर सीधा बैंक के पार्किंग में चले गए और चोरी की कार से बैंक के पीछे का दरवाजा ब्लॉक कर दिया ताकि पुलिस वहां से अंदर ना आ जाए। और लगभग 12:30 बजे फर्नांडो सेबास्टियन को दीवार तोड़ने का ऑर्डर देता है, जो कि इतने वक्त से सुरंग में ही बैठा रहा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज थी, क्योंकि चोरों का बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे ही सेबास्टियन दीवार तोड़ता है, बाकी चोर कार की डिक्की में से अपना आखिरी हथियार निकालते हैं, द पावर कैनन, जिसको सेबास्टियन द इंजीनियर ने खुद लॉकर तोड़ने के लिए बनाया था। इसके मैकेनिक्स बहुत सिंपल थे। एक लोहे के पाइप में पीछे की साइड लेंथ एडजस्ट करने के लिए टेलीस्कोपिक मैकेनिज्म होता है ताकि पीछे सपोर्ट मिले, और आगे की साइड हाइड्रोलिक से चलता है, जो कि लॉकर के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर डालता है तब तक जब तक कि वो टूट ना जाए। सेबास्टियन ने पावर कैनन इतना जबरदस्त बनाया था कि वो सिर्फ 7 सेकंड में एक लॉकर तोड़ सकता था, लेकिन उसके सामने कुल 400 लॉकर्स थे और फर्नांडो ने सेबास्टियन को सिर्फ 2 घंटे दिए। सेबास्टियन पावर कैनन को असेंबल करके लॉकर तोड़ने लगा। उसके पास ये देखने का भी टाइम नहीं था कि लॉकर में क्या है, तो बाकी चोर सारा माल बोरिया में भरने लगे। सारी चीजें चोरों के हिसाब से चल रही थी, लेकिन तभी अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप आती है। इसीलिए मारियो फर्स्ट फ्लोर में जाके सिक्योरिटी गार्ड के फोन से उनसे नेगोशिएशन करने लगा, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना था ताकि सेबास्टियन नीचे बेसमेंट में सारे लॉकर्स तोड़ सके। पुलिस की तरफ ही चोर आपस में वॉकी टॉकी से बात कर रहे थे, लेकिन चोरों के वॉकी टॉकी में एक डायल था जो कि आसपास के फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता था। लेकिन जब फर्नांडो उस डायल को घुमाता है तब उसको सुनाई दिया, मैंने ऊपर वाले के ऊपर निशाना साधा है और मैंने नीचे वाले के ऊपर निशाना साधा है।
ये फाल्कन ग्रुप एक दूसरे से बोल रहे थे। मतलब अगर पुलिस बोलेगी कि मिशन शुरू करो तो बेतो और मारियो जो कि खिड़की के पास थे उनका गेम बच जाएगा। लेकिन बेतो ने उनको देख लिया और वो फर्स्ट फ्लोर जाके मारियो से फोन लेता है और फाल्कन ग्रुप को कहता है कि आपके कमांडो अभी के अभी नीचे उतारो, नहीं तो मैं बैंक के कर्मचारियों को एक के बाद एक मारना शुरू कर दूंगा। फिर से पुलिस को नहीं पता था कि चोरों के पास खिलौने की बंदूकें हैं, इसीलिए फाल्कन कमांडो नीचे उतरते हैं। हालांकि चोरों को लगा कि स्नाइपर भी नीचे उतर गए, लेकिन वो तो चोरों के ऊपर निशाना साधे हुए थे। अब तक 2 घंटे खत्म हो चुके थे और सेबास्टियन 400 में से सिर्फ 143 लॉकर ही तोड़ पाया। लेकिन सारे एविडेंस मिटाने में थोड़ा टाइम और जाएगा, इसीलिए अब बारी थी स्टेज पिज्जा की। चोरों ने बेसमेंट से लूटा हुआ सारा माल सुरंग के अंदर डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मारियो पुलिस को कहता है हम सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन पुलिस स्टेशन में बहुत टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा हम सरेंडर करने से पहले हमें 5 पिज्जा और सोडा लाके दे दो। और पुलिस चोरों के जाल में फंस के पिज्जा लेने चली गई। और जब तक पुलिस पिज्जा लेके वापस आ गई तब तक सारे चोर सुरंग में से नाले में पहुंच गए थे। चोरों को जल्द से जल्द पैसे लेके शहर से बाहर भाग जाना था, क्योंकि अभी भी पुलिस उनके पीछे आके उनको पकड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने नाले के अंदर ही मोटर वाली बोट्स तैयार रखी थी, जिसमें सारे पैसों की बोरियां डाल के वो भागने के लिए रेडी थे। चोरों को पता था कि जिस दिशा में पानी का बहाव जा रहा था, यानी कि नदी की तरफ, पुलिस उस दिशा में चली जाएगी। इसीलिए चोर दूसरी दिशा में जाना शुरू करते हैं, यानी कि शहर के अंदर। लेकिन यहाँ चोरों को अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहर के बीचों बीच कड़ी धूप में सारे लोगों के सामने पैसों की बोरियां मैनहोल से बाहर कैसे निकाले। और इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए चोर एक दिन बेटो के घर में मिल गए और वहाँ पे बेटो की पत्नी भी खड़ी थी, जिसको देख के बाकी चोरों को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट मिशन था। लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी को पता था कि उसका पति कितना बड़ा चोर है, इसीलिए इस मामले को उधर ही दबा दिया। लेकिन बेटो के पास एक वैन थी, जिसको देख के चोरों के दिमाग में एक आइडिया आने लगा और चोरों ने वैन को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। चोर इस वैन के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा होल बनाते हैं। बाद में वैन की खिड़की को काला कलर कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि अंदर क्या चल रहा है। और वो वैन शहर के बीचों बीच वाले मैनहोल के ऊपर लाके खड़ी कर दी और धीरे धीरे पैसों की बोरियां मैनहोल से वैन में रखने में चोर कामयाब हो गए। और उसी वैन में बैठकर सारे चोर शहर के बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चोरों से कोई बात ना होने की वजह से पुलिस बैंक में धावा बोलती है और एक के बाद एक सारे बैंक के कर्मचारियों को बाहर निकलती है। पुलिस के लिए हर एक इंसान सस्पेक्ट था और पूरी बैंक का चप्पा चप्पा ढूंढने के बावजूद चोरों का कोई आता पता नहीं था। पुलिस को तो सिर्फ चोरों की खिलौने की बंदूकें मिलती है, लेकिन चोर दीवार तोड़ के अंदर आने की वजह से बेसमेंट के एक कोने में थोड़ी धूल पड़ी थी। इसी वजह से पुलिस को थोड़ा शक हो जाता है और उन्होंने वहां का कबर्ड साइड किया और पुलिस को वो सुरंग दिख गई। पुलिस ने बिना समय गवाए सुरंग में से नाले में जाने की कोशिश करते हैं और नीचे उतरने के बाद जैसे कि चोरों ने सोचा था वैसे ही पुलिस नदी की दिशा में चले गए। और ये सारा कार्यक्रम चोर टीवी पे देख रहे थे। उन्होंने अपने हिस्से के पैसे बांटकर तय किया कि आज के बाद वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे और सारे चोर अपने रास्ते निकल गए। उनको लगा कि ये तो कहानी का अंत है, लेकिन अब उनको अपनी छोटी सी लापरवाही की सजा मिलने वाली थी। क्योंकि चोरी के कुछ ही हफ्ते बाद जब बेतो अपने पैसे लेने के लिए बेड खोलता है, तब वो देखता है कि उसके कुछ पैसे गायब हो चुके थे। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ कैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसके पैसे चोरी कर लिए, यानी कि चोर के घर से चोरी। वो घबराहट में अपनी पत्नी को पूछता है और उसकी पत्नी बोलती है कि पैसे उसने लिए थे, सिर्फ 3-4 बैग्स। ये सुनते ही बेतो अपनी पत्नी के ऊपर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि 3-4 बैग मतलब 1.5 करोड़ रुपए। उसके और उसकी पत्नी के बीच जोर से झगड़ा होता है और गुस्से में उसकी पत्नी घर छोड़ के चली गई, अपने मायके नहीं बल्कि सीधा पुलिस स्टेशन। और चोरी कैसे हुई, चोरी में उसके पति का क्या हाथ है और चोरी में कितने लोग थे, इसकी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को बता देती है। फिर क्या था, पुलिस ने पहले बेतो को पकड़ा और उसकी फोन की मदद से बाकी चोरों की लोकेशन पता कर ली और धीरे धीरे सारे चोर जेल की सलाखों के पीछे आ गए। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चोर अपनी आखिरी चाल चलने वाले थे। क्या है ना, अगर कोई भी क्राइम करते वक्त जानलेवा हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो सजा बहुत ज्यादा होती है, और ये बात चोरों को पहले से पता थी। इसीलिए उन्होंने खिलौने की बंदूकों का इस्तेमाल किया था ताकि पकड़े जाने पर सजा कम हो।
इसी कारण चोरों ने बैंक लूटने के बाद बंदूकें वहां पे ही छोड़ के चले गए और इसी वजह से फर्नांडो और सेबास्टियन को तो सिर्फ 2 से 3 साल की सजा होती है और बाकी चोर जिन्होंने पहले से ही बहुत बड़े बड़े क्राइम किए थे उनको भी सिर्फ 6 से 8 साल की सजा होती है। लेकिन चोरों ने कुल कितना पैसा लूटा था ये उन्होंने कभी ढंग से बताया ही नहीं। इसी वजह से कुछ पैसे चोरों ने पुलिस को कभी वापस किए ही नहीं। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।